एक वर्क बोर्ड है जिसके बारे में स्टडी करनी शुरू की 2020 में। व्हाट इज द वर्क बोर्ड? अभी भी हर शहर भारत के अंदर पलायन हो रहा है। मैं बहुत सारी जगह जमीनी हकीकत पे जाके आई हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी गई है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। एक गरीब आदमी, आप सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, क्या वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाएगा? ये ऐसा कुछ हिडन ट्रूथ है जो लोगों को पता नहीं है, हम मूवी के जरिए लोगों तक पहुँचा सकते हैं। The thing is, people don't know the right history of our country. बातें चेंज हो जाती है, समय लगता है, तो आप निर्णय करते हो ना, उसको आपको प्रूव करना बहुत जरूरी है। So guys, आज की जो गेस्ट है वो एक एक्टर है, यंग प्रोड्यूसर है। उन्होंने कई सारे मूवीज़ में काम किया है, टीवी सीरियल्स में काम किया है, कई सारे टीवी एड्स किए हैं और हाल ही में ही उनकी एक बहुत बड़ी मूवी जिनमें वो एक एक्टर भी है और उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है, वो मूवी का नाम है आखिर पलायन कब तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी कुमारी जी, पॉजिटिव टॉक्स में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहिल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। और इट्स एन ऑनर। मैंने आपकी मूवी का ट्रेलर भी देखा है, आपकी जर्नी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, मज़ा आने वाला है आज का कॉन्वर्सेशन। सो अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पॉजिटिव टॉक्स का पीछे का कारण क्या। इट्स बीन लाइक सब लोगों को सक्सेस दिखती है, हर यूथ को लोगों के सक्सेस का बारे में पता होता है, और सक्सेस के पीछे जो जर्नी होती है, जो स्ट्रगल होता है, उन्हें किसी को भी पता नहीं होता। उन्हें सिर्फ चमकती हुई जिंदगी दिखती है। हाँ, उससे इंस्पायर्ड होते हैं और पीछे की जर्नी नहीं जानते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है। सो हम शुरुआत करते हैं आपके जर्नी से। आप कैसे राजस्थान के छोटे से गांव से आज बॉलीवुड में आपने एक मूवी में काम भी किया है एंड प्रोड्यूसर भी हो। तो मेरी जर्नी काफ़ी मतलब अभी लोग मेरे को जानने लगे हैं, बहुत टफ रही है मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक छोटे से गांव से आना, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। मतलब राजस्थान के एक लास्ट जिला है जो बाड़मेर नाम है, और इस तरफ को गुजरात है, इस तरफ को पाकिस्तान है, और हम लोग उधर मतलब बॉर्डर के बीच में हैं। तो वहाँ से एक छोटा सा गांव है, मोखवा नाम है उस गांव का, और वहाँ पे लगभग 2000 आबादी है, 2000 पीपल मेरे ख्याल से, इतना ही है मेरा अनुमान है। बहुत रिजर्व लोग हैं वहाँ, एकदम बहुत टफ है वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचना। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट मैं शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। जब आप कोई ठान लेते हो ना, मन में कोई बात आ जाती है कि जो भी चीज़ें होती है, मुझे लगता है हर बच्चे को जब वो बड़ा होता है तो उसको समझना चाहिए कि मेरे आसपास कैसे क्या हो रहा है, बाकी दुनिया में भी क्या हो रहा है। वो अंदर जिज्ञासा आनी चाहिए कि भाई हाँ, मेरे को कुछ ऐसा करना है। हम हर किसी को करना है, क्योंकि बहुत बच्चे देखती हूँ, या फिर उनकी पेरेंट्स को भी बोलती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा हमको बोलती थी कि दुनिया तुम्हारी है, तुम जाओ कुछ करो। मम्मी मेरी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी पढ़े लिखों से कम नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि मेरी माँ ने PhD कर रखी है। जिस तरीके से हमें सपोर्ट करती, मेरे को सपोर्ट किया। तो उस गाँव से आना मेरे लिए टफ नहीं था, मतलब आसान नहीं था, टफ बहुत था। बट फिर भी मैंने ठान लिया था कि मेरे को कुछ करना है। तो मैं मेरी बहन ने बड़ा सपोर्ट किया, मेरी बड़ी दीदी है, उन्होंने, मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। जब माँ और बहन का सपोर्ट मिल गया तो मेरे सपनों को हौसला मिल गया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे ही करके मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। गांव से फिर मैं 11th और 12th करने के लिए बालोतरा एक जगह है, बाड़मेर में ही पड़ता है, अभी हालांकि अलग हो रहा है। तो वहाँ की मैंने पढ़ाई की, और उसके साथ साथ फिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट की साथ साथ में, क्योंकि घर में कुछ सिचुएशन वैसी थी कि जॉब करना भी बहुत ज़रूरी था। तो +2 की बाद की पढ़ाई मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, तो उसके बाद छोटे भाई बहन थे मेरे 3, और मैं फिर बड़ी बच गई घर में, तो सारी लाइबिलिटीज़ आ गई। तो उसके बाद जॉब करनी स्टार्ट की। जॉब करते करते फिर मेरे को, मेरी भी टाइमिंग आता, हमारे वहाँ शादी जल्दी करते हैं। हाँ, तो वो सारी चीज़ें होने लगी, तो मुझे लगा कि बॉस अभी कुछ करना है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए मेरे को तो लाइफ में। क्योंकि होता है ना, आप मैं बहुत सारे एक NGO में काम करी, बहुत लोगों से मुलाकात हुई, मैंने कंडीशन देखी सारी। और मेरी भी जो बचपन में मेरे फादर के जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे घर में थे, उसमें मैं नाखुश थी कि मुझे तो कुछ करना है, ये लाइफ तो नहीं जीनी जो ये इतना मतलब रोजमर्रा की जिंदगी है। मम्मी भी इतनी मेहनत कर रही है, सब कुछ, मेरे को मेरी माँ के लिए कुछ करना है, मेरी फैमिली के लिए कुछ करना है। मतलब वो अपने आप से एक थॉट आया। तो फिर मैंने अपनी बहन के साथ शेयर किया कि मुझे कुछ करना है। तो मेरी दीदी ने बोला क्या करना है। मैंने कहा एक बार कोई कोर्स करवा दीजिए मुझे, मैं राजस्थान मतलब थोड़ा जयपुर भेज दीजिए। मैं चाह रही थी, मेरे अंदर थॉट चला था कि मैं बड़े शहर में जाऊँगी तो वहाँ मेरे को आइडियाज़ आएंगे कि लाइफ में
कुछ करना है तो कैसे करना है, वे कोई रास्ता तो मिलेगा ना। बड़ा करना था हमेशा से, कोई एक्टर बनने का भी मेरा सपना नहीं था, बन गई वो, ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान ने लिखा हुआ होता है कुछ तो। ओके। तो फिर वहाँ पे मैं जयपुर में, जब मेरी बहन ने एग्री किया चलो ठीक है तुम जाओ कोर्स करो, मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए जितना सपोर्ट हो सकता है, तो उन्होंने जयपुर भेजा और जयपुर से मेरी सपनों को उड़ान मिली। वहाँ मैं एक कोर्स कर रही थी, वो करते करते मेरे को ऐसा लगा कि नहीं नहीं ये भी ठीक नहीं है, इससे तो कुछ बड़ा नहीं बना जाएगा। आपको बहुत कुछ वो एक मतलब क्यूरियोसिटी अंदर हमेशा थी, वो सेटिस्फैक्शन नहीं था कि क्या कर। सेटिस्फेक्शन नहीं आई। हाँ, वो छोटी चीज़ों से मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलती नहीं थी, हालांकि छोटे गांव से थी, लेकिन सेटिस्फेक्शन वो सेटिस्फाई नहीं होती थी कभी भी। तो वहाँ से फिर मेरे को लगा नहीं, फिर मैं बॉम्बे के बारे में बहुत सुना था, मैं कुछ शोज़ देखने लगी बीच में, मेरे पास मैं कुछ बिग बॉस का शो हो गया या फिर ये बहुत सारे टीवी शो, तो उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई थी। मैंने कहा अभी अच्छी खासी दिखती थी वहाँ पे, लोग मेरे को बोलते थे जब स्कूल में थे, तो अभी लड़कों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया कि मतलब होता है ना कि सुंदर लगती है, हीरोइनों से कंपेयर करना, ये करना। तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि आई एम लुकिंग गुड और मैं एक्टर बन सकती हूँ और टीवी सीरियल में काम करूँ। मतलब मैं बोलूँगा कि आपके स्कूल में और आपके बचपन में जो आपको तारीफ करते थे उसने एक एनर्जी दे दी कि एक्टर बन सकते हैं हम। बन सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस दे दिया। हालांकि मुझे वो हीरोइन वगैरह बोलते छेड़ते थे, मुझे तो छेड़ रहे हैं तो मुझे गुस्सा भी आता था, लेकिन मेरे को फिर वो पॉजिटिव लगने लगी, मैंने ये सही बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वाकई में मैं हीरोइन जैसी दिखती होंगी। तो वो कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, हालांकि वो नेगेटिव वे से करते हैं, लड़के कई बार कमेंट करते हैं ना, छेड़ते हैं, तो छेड़ा मुझे पर तो फिर it's से like बोलते थे। आप कैसे देख रहे हो चीज़ों को, हाँ, यू टुक इट इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे, तो इसलिए हम आज पॉजिटिव टॉक्स में है, तो मैं इसलिए पॉजिटिव वे ही बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने फील किया था, यस। तो मैंने कहा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताऊँ कि ना लाइफ में ऐसा है कि ना whatever bad things are happening with you, there is a reason behind it, God is doing it purposely, क्योंकि आप नहीं देख सकते हो फ्यूचर पर, उसने आपका फ्यूचर लिखा है, देखा है। सो आप अगर वो सहन करके आप उससे फाइट करोगे तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग केप्ट इन फ्यूचर फॉर यू। 100% मैं पूरा आपके साथ एग्री करूंगी, आपको चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। यस। तो जो अगर कोई नेगेटिव आपको बोल रहा है ना, उसमें भी एक छोटी सी बात है जो पॉजिटिव छुपी हुई होती है, हाँ। वो देखने का आपका सेंस होना चाहिए। तो आई थिंक भगवान ने मेरे को ऐसा तो कुछ दिया था, वो सेंस आया मेरे को कि हाँ ऐसा कुछ है, और वही हुआ। फिर मैंने 1 महीने के अंदर, सिर्फ कोई बचपन का सपना नहीं था बॉम्बे आने का, बॉम्बे एक बड़ा शहर था, मेरे ज़िले से कोई लड़की नहीं आई आज दिन तक इस बॉम्बे आने का कोई साहस नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ का कल्चर, वहाँ की थॉट्स, वहाँ के लोगों की या सोच, वो आगे यहाँ तक लड़कियों को बढ़ावा नहीं देती, और मतलब ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लड़कियों की इतनी थॉट वहाँ तक पहुँचती नहीं। पर आज आज आपके सक्सेस को देख के बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं, वो गांव के बहुत लड़कियां एंड पेरेंट्स, आई फील आई होप सो, मैं ऐसी उम्मीद आप करती हूँ। उनकी इंस्पिरेशन बनने वाले हो। हाँ, काफ़ी टेक्स्ट आए हैं, काफ़ी मेरे वहाँ से कॉल आए हैं, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, मुझे खुशी, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा, कभी नहीं, क्योंकि होता ना कि उस वहाँ से निकल के वो लोग खिलाफ ही थे पहले भी मेरे, कि अरे क्या करेगी, कहाँ भाग गई, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो होती से भी वो सोचते थे। पता नहीं एकदम पॉजिटिव चेंज आया, मुझे लगता है मैं अब जो भी लोग देख रहे हैं सबको ये कहूँगी कि बातें चेंज हो जाती है, समय लगता है, आपको जो आप निर्णय करते हो ना उसको आपको प्रूव करना बहुत जरूरी है, तो मैंने प्रूव कर दिया, शायद मैंने कुछ करके अचीव करके दिखा दिया जो लोगों ने मतलब पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो उसको मैंने पॉसिबल करके दिखाया, तो शायद लोगों के अंदर वो आया, अप्रिशिएशन आया, अरे एक लड़की छोटी जगह से उठ के कहीं जाके कुछ कर भी सकती है, इतना बड़ी इंडस्ट्री में जाके एक सेल्फ मतलब अपने आप से एक फिल्म बना के रिलीज करना थिएटर पे एज एन प्रोड्यूसर, यंग प्रोड्यूसर। तो इसके पीछे भी बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया, भगवान ने, मैं भोलेनाथ में बहुत बिलीव करती हूँ, उनकी हमेशा मेरे ऊपर कृपा रही है, उन्होंने जहाँ जहाँ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है तो मैं उन पर छोड़ देती हूँ, कर देते हैं। तो हमने ये फिल्म बना के रिलीज़ की, आखिर पलायन कब तक है, इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया, कुछ चीज़ें आई वो भी डरावनी भी थी, बीच में थ्रेट्स वगैरह भी आई, जब हमारा टीज़र बहुत वायरल हो गया था, अब हाल ही में बहुत जल्दी OTT पे आने वाली, आप देखोगे। नाइस तो ऐसी नाइस। कुछ जर्नी है, मैंने शॉर्टकट में आपको बताई। बहुत इंस्पायरिंग है। मैं यही इतना ही सोच सकता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह पे वो होगा तो उसकी फीलिंग ही कुछ अलग है, वो नज़ारा ही कुछ अलग था कि जो आप जिससे आप गई हो। सो आप जब बॉम्बे आई, सो बॉम्बे आने के बाद हमेशा, मतलब हम तो मुंबई के ही हैं, महाराष्ट्र नहीं है, बॉम्बे में रह के भी बॉलीवुड इतना दूर लगता है हमें, इतना पहुंचने में इतना डिफ़िकल्टीज़ होती है। लाइक बहुत ऐसा सुनने में आता है कि कुछ लोग राज कर रहे हैं बॉलीवुड में, या बॉलीवुड इज़ समथिंग लाइक एन नेपोटिज्म, कि वहाँ पे बाहर के लोग आने मिलता नहीं है, बाहर के लोगों को अलाउंस नहीं बोलूँगा मैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है।
सब बहुत कुछ सुनने में आता है, तो आप उसमें से गई हो, अब आप क्या सोचती हो उसके बारे में, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस ये था कि एक आउटसाइडर यहाँ आना और ये करना, एक देखो बॉलीवुड में ना 500 लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, बाकी सब तो मेरे ख्याल से कुछ तो मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ ऐसे लोग बैठे वो ख़त्म होने चाहिए। मेरे माध्यम से अगर वो कोई देख रहे हैं तो किसी को गुमराह ना करें, लड़कियों को बहुत गुमराह किया जा रहा है। उल्टे सीधे लोग बैठे हैं, ऑफिस खोल के बैठे हैं, वो आपको बुलाएंगे, आपका शोषण भी करेंगे, ऐसा भी होता है संभावना। अब आप कितने अलर्ट हो, कितने समझदार हो, एक लड़कियों के लिए तो बहुत बड़ा ये। मैं अभी डिजिटल माध्यम से थोड़ा चेंजेस आया, लेकिन मैं 2016 में आई तब इतना इम्प्रूवमेंट नहीं। नहीं था डिजिटल में, आप भी बहुत डिजिटली बहुत ये जब अभी जो हमारा चेंजअप आया है ना, ये 2014 के बाद 14 के बाद, इसने बहुत लोगों की लाइफ इजी की है, अगर आपको सही तरीके से मतलब उसको यूज करना आए तो। यूज करना है तो तो मैंने डिजिटली बहुत कुछ सीखा है पर्सनली। मैंने सब कुछ जो लर्निंग, जो वे ऑफ मेरे को कैसे कहाँ किस रास्ते पे जाना है, किस पे नहीं जाना है, ईच एंड एवरीथिंग ऑनलाइन है। हाँ बराबर। आप सही वे से सही तरीके से फोन को भी यूज कर, तो आपका फोन आपकी लाइफ बना सकता है, मतलब फोन में सब कुछ है। हाँ राइट। तो जब मैं आई थी तब इतना अवेयरनेस नहीं थी, तब मेरे लिए 2017 बहुत ही अप एंड डाउन गया, क्योंकि जो बाहर से मुझे खूबसूरत लगा था वो अंदर था नहीं। इधर कुछ ऐसा चेंजेस था कि मतलब हर कदम पे आपको एक गलत बंदा ही मिल रहा है। अब हो सकता है, मुझे नहीं पता, भगवान भी चाह रहे थे क्या भाई कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, आई डोंट नो। गली नुक्कड़ पे कहीं जा रहे हो, चाय कॉफी पी रहे हो, वहीं बैठा रहे कुछ मिस गाइड करते, इधर नहीं अरे तुम तो ऐसी, पहले मैं तो हालांकि थोड़ी बल्कि थी, मोटी थी, तो बोलते अरे इतनी मोटी है कोई काम कैसे देगा तुम्हें, कुछ ऐसे हीरोइन बने, मुंह उठा के आ गई, ऐसे भी कोई हीरोइन बनती है। तो कई बार बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, मैं रो के घर पे जाती थी, रात भर नींद नहीं आती थी, मतलब वो ऐसे मैं आई वाज ऑन लाइक 20 साल की लड़की थी और इतना नॉलेज नहीं था। तो वो चीज़ें बहुत टफ थी मेरी टाइम, मतलब वो टाइम मैं कहूँगी, अभी मैं सोचूं अच्छा टाइम था, क्योंकि मेरे को सीखा बहुत कुछ। बहुत कुछ जैसे बोलता है ना कि आपको लर्निंग, आप सीख रहे हो कुछ, ऐसा नहीं किताबों से आप सब कुछ सीख सकते हो। प्रैक्टिकली आप जो सीखते हो ना, वो ही लाइफ में काम आता है। किताबों वाला हो सकता है आप एग्जाम देके पास होकर नौकरी लग सकती है, और नौकरी भी प्रैक्टिकली करनी शुरू करो, 1 साल करते हो तो एक्सपीरियंस होता है कि आई एम इंस्पेक्टर या पुलिस वाला कुछ भी है। किताबों वाला एग्जैक्ट नहीं होता, क्योंकि आपको पीपल इंटरेक्शन है, लोगों के साथ है, और लोग बहुत अलग अलग आते हैं। अनपढ़ भी आता है, पढ़ा लिखा भी आता है, बहुत बहुत प्रकार के लोग आते हैं। हाँ, जब आप हिंदुस्तान में रहते हो तो बहुत प्रकार के लोग बहुत मतलब अजीब और गरीब अमेरिकन बहुत सारे लोग आते हैं। तो उनसे आपको कैसे किस तरीके से मैनेज करके चला होता, तो बहुत डिफिकल्टीज थी। वो सही बात आपने मेरे से पूछा कि नेपोटिज्म, ये वो सारी चीजें, इनके बारे में मेरे को नहीं पता था, अब ज्यादा पता चला है। बट मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी बंदे में टैलेंट है, अगर किसी की वजह से किसी की भी बड़े आदमी की बेटी, शाहरुख खान का बच्चा हो या किसी का भी बच्चा हो, टैलेंट के बल पे वो आगे बढ़ रहा है तो ठीक है। हर बाप का बेटा, मतलब डॉक्टर भी अपने बच्चे को डॉक्टर बनाता है, अगर एक्टर अपने बेटे को एक्टर बना रहा है तो मैं बुरा नहीं मानूंगी उसको, चलो ठीक है, क्यों क्या बनेगा बच्चा, अपने बाप को देखेगा वही बनता है ना। या तो बच्चे की रुचि अलग है तो अच्छा बन सकता है, अगर माँ बाप उसको थोप के जबरदस्ती एक्टर बना रहे वो गलत है। वो गलत है। हाँ, दूसरे लोगों को भी मौका मिलना चाहिए, और मौका कहीं मिलता नहीं है। मैं आपको कहूँगी आपको ओन क्रिएट करनी पड़ेगी चीज़ें। यू हैव टू क्रिएट योर ऑरा, योर डेजिग्नेशन। आपको कहाँ क्या कैसे जाना है, इंडस्ट्री का वे पता करना पड़ेगा, कौन से आप क्या कर सकते हो। आपको सूझबूझ आनी बहुत जरूरी है, समझदारी के साथ ही आपको ये अपना एम्पायर खड़ा करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज़ है कि हर फील्ड में बुरे लोग हैं, वैसे ही बॉलीवुड में भी बुरे लोग हैं। अब उससे आप कितना अलर्ट हो, आप किससे उनको फेस कर रहे हो, कैसे उनसे दूरी बना के भी सीख रहे हो चीज़ें, आपका एक्सपीरियंस ले रहे हो, और फिर किसे इस्तेमाल कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई फील योर पार्ट इज। या सो जो आपकी जब आप बॉम्बे आए, सो आपने कहा कि पहले आप कहीं जॉब कर रहे थे। हाँ, जॉब में इंसान अपने कुछ सीखा है, या आप किस तरह से उस चीज़ को अपने यहाँ पे बॉम्बे में आने के बाद आपको एक्सपीरियंस इम्प्लीमेंट किया? सो बेसिकली आई विल टेल कि जो मुंबई में आप बॉलीवुड में काम कर रहे थे डेफिनेटली, बट बॉलीवुड के अलावा भी आप रह रहे थे, आप सरवाइव कर रहे थे, वो क्या उसकी जर्नी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जब मैं इधर बॉम्बे आई तो रहने करने की चीज़ें भी बहुत ही अजीब और गरीब थी। मैं ऐसे कहूँगी एक छोटी सी जगह थी जहाँ बैग रखा हुआ था, ये था। 1 साल तो मेरा बहुत ही टफ निकला, इसमें कोई शीशा भी नहीं था कि मैं उस पर चेहरा देख के तैयार हूँ। अब एक्टर बनने आए हो तो वो भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, छोटा सा शीशा रखती थी, मैं उससे देख के तैयार होती थी, वैसे होता था। और एक कोने में नीचे मतलब ऐसा एक थोड़ा सा पतला सा बेड लगा हुआ था, उस पर सोती थी।
वो मेरी फैमिली को भी नहीं पता है, अभी वीडियो देखेगी पता चलेगी, क्योंकि मैं कुछ बातें ऐसी होती है कि आप परिवार को नहीं बता सकते क्योंकि उनको कष्ट होता है। तो मेरी मम्मी को मैं बोलती नहीं, सब बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ, काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ के लिए बच्चा होता है और वो हो सकता है मुझे रो धो के वापस बुला ले। कुछ चीज़ें मुझे लगता है लाइफ में आपको अगर सफल होना है तो हर चीज़ पेरेंट्स को शेयर नहीं करनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं ऐसा बाकी तो करनी चाहिए, बट हाँ, ये रहने का करने का अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ तो फेस करनी है, अगर आपको कुछ बनना है लाइफ में। तो मैंने भी ठान लिया था कि ये वापस जाना नहीं है घर पे और कुछ करके दिखाना है, कुछ भी हो जाए, किस प्रकार की परिस्थिति आ जाए, हालात कितने भी खराब हो जाए, भगवान है आपका, कहीं न कहीं आप वो नहीं मरोगे। ऐसी चीज़ें होती नहीं कभी कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें नहीं, मेरे भी रास्ते बनते गए। आप जितना ढूँढोगे, आप जितना करोगे, हाँ, आपको सी भगवान भी आपको सही रास्ता दिखाएगा। अगर आप घर बैठ गए ना तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। एवरीडे बाहर निकलिए, फेस करिए, देखिए, कहीं न कहीं रास्ता ज़रूर मिलेगा। ये सब पूछने के पीछे का कारण जैसे मैंने पहले कहा, यूथ को पता होना चाहिए कि क्या स्ट्रगल होती है, क्या डिफ़िकल्ट लाइफ़ होती है, जिस तरह से वो डिफ़िकल्ट लाइफ़ आपने जी है, वो सारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। हाँ, तो अभी मैं आता हूँ आपके मूवी पे। किस तरह से आपने मूवी को प्रोड्यूस, बेसिकली यू आर अ यंग प्रोड्यूसर थैंक यू। और उसके लिए आपको इतनी तारीफ़ें मिल रही है, वो कैसे आपने जो मूवी बनाई है उसकी स्टोरी के बारे में स्टडी किया, उसके पीछे का थॉट क्या था आपका मूवी बनाने का? बेसिकली दैट मूवी इज़ सो इंटेंस, सो मुझे आपसे जानना है कि ये थॉट क्या था ये मूवी बनाने के पीछे का? मूवी बनाने के पीछे ये था कि मैं बीच में ये अपनी जर्नी को छोड़ के मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योर बन गई थी, तो मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग करने लग गई थी। ओके। उस दरमियान कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई और मैंने अपनी जर्नी सुनाई। वो राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो उनको मेरी जर्नी अच्छी लगी, इंस्पायर्ड हुए। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, इंडस्ट्री का आपको अच्छा नॉलेज है, तो इंडस्ट्री में ही कुछ करना है। मैंने कहा हाँ, डेफिनेटली करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि आप जिसको आपने इतना क्लोजली वो मन इन्वॉल्व हुए हो पूरा, तो आपका मन करता है कि मैं कुछ करूँ क्रिएटिविटी में, फिर वो अंदर आ जाता है आपके। हाँ। तो फिर मैंने उनसे शेयर किया, उन्होंने बोला ठीक है, हम पैसा लगाते हैं, फाइनेंशियली पार्ट आप, क्रिएटिविटी पार्ट देखिए, आप सब अरेंज करिए, डायरेक्टर आप लाइए, स्टोरी लाइए, क्या कैसी स्टोरी, सब कुछ आपको देखना है, हमें नहीं पता, विल गिव यू मनी, पैसे देंगे आपको बनाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, आई वाज सुपर हैप्पी कि ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाले की कृपा हुई है कि इतना अच्छा मौका मिला है मुझे। और मैं उसी दिन से दिल्ली में मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर मैं आई तो मैं पीछे मुड़ के देखा नहीं। आई स्टार्टेड, सारे रास्ते मिल गए, मुझे पता तो थे ही क्योंकि मैंने पहले प्रोडक्शन कर रखा था, वो भी एक्सपीरियंस मुझे था। तो मैं वो इवेंट भी किए थे बीच में, मैंने लाइफ में अपने आप को मैंने कभी रोका नहीं कि भाई इधर से एक्टिंग से पैसा नहीं आ रहा, तो मैं कहा दूसरा रास्ता कौन सा, अच्छा इवेंट का इवेंट कर लेती हूँ, यहाँ से आ रहा, घर पे एक दिन नहीं बैठी मैं, मतलब हाथ पैर चलाते रहना। चलाते रहना, दिमाग भी चलाते रहना है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आपको पहले भी बोला था कि रात को सोने से पहले मैं सोचती हूँ कि कल एक चैलेंजिंग दिन है, चैलेंज आने वाले हैं, यू हैव टू डू, वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। वी हैव टू रेडी फॉर दैट, प्रिपेयर होके सो जाओ, दूसरे दिन अपने आप रास्ते आ जाते हैं। तो फिर मैंने डायरेक्टर को नॉक किया, मैं जानती थी डायरेक्टर को, और डायरेक्टर को मैंने थॉट्स बताए। डायरेक्टर ने अपनी स्टोरी लिख रखी थी, बहुत लव स्टोरी काइंड ऑफ, कॉमेडी, ये वो। मैंने कहा इन चीज़ों में नहीं जाना, ये दुनिया बहुत दे रही है, बॉलीवुड दे रहा है ऑलरेडी। मैंने कहा कॉमेडी ड्रामा ये सब मिल रहा है, और अब की ऑडियंस बहुत अलग हुई है। अब की ऑडियंस क्यूरियोसिटी में आ गई है कि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ उसके बारे में जानना चाहती है, कि जब से ही डिजिटल आया है बहुत चेंजेस आए। रियलिटी पे लोगों को जानना अभी बहुत, मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि जो स्टोरीज मैं बनाता हूँ मेरे इस पे, द थिंग इज पीपल डोंट नो द राइट हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। या बिकॉज वो तो हाइड की गई है। हाइड किया गया। आप अगर स्कूलिंग में भी देख लो, बहुत लोगों से मैंने मेरे पॉडकास्ट में बात किया, एवरीवन हैज़ द सेम थॉट कि सही हिस्ट्री नहीं बताई गई है, गलत लोगों को ग्लोरीफाइड किया गया है हमारे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में। तो ये चीज़ों के बारे में आपने मूवी बनाया, राइट? तो फिर मेरे को थॉट आया कि फिल्म बनानी है तो हम कैसे बनाए। फिर मैंने डायरेक्टर को शेयर किया, मैंने कुछ ऐसा, मैं समाज से बहुत कनेक्टेड हूँ, मैं खुद जैसे गांव से आती हूँ, तो मैंने अप एंड डाउन देखा। तो एक चीज़ है वो मेरी लाइफ में ये भी रही है कि फ्रॉम 2020 सॉरी 2014 से हाँ। मेरी बहुत रुचि, और मेरी है ना, जब से ये मतलब मोदी, ऑफ कोर्स मैं कहूँगी बीजेपी की सरकार जब आई, उसके बाद हमारे देश में एक बदलाव आया, एक लहर आई, आपको भी पता है। वो लहर में मैं भी आई, मेरे को भी थॉट्स आया, क्योंकि मैं 16 में बॉम्बे पहुंची, बट उससे पहले मैं पूरी स्टडी करी थी। तो फिर मोदी जी की जर्नी भी इतनी इंस्पायर्ड थी, तो मेरे को वो वहाँ से भी मैं उनको अपना आइडल मानती हूँ। उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने फॉलो की, उनकी पूरे पास्ट के बारे में जाना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि अगर एक भारत के प्रधानमंत्री चाय बेच के या फिर कैसे करके वो सर्वाइव करके आज एक
एक नॉर्मल फैमिली से आके प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम क्या नहीं। तो सभी के लिए बहुत इंस्पायरिंग। बहुत इंस्पिरेशन है। मुझे लगता है कि भारत के हर बच्चे को भारत के प्रधानमंत्री से बहुत कुछ सीखना। आइडियोलॉजिकली किसी के भी कोई भी मतभेद हो उनके साथ, बट उनकी जर्नी को कोई बुरा नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता, कोई कोई क्योंकि वो जर्नी उनकी पर्सनल जर्नी है और उन्होंने जो जहाँ से निकल के जहाँ पहुँचे आज, इट्स नॉट इजी। नहीं। वी कैन अंडरस्टैंड। अभी मैं कहाँ से गाँव से आ रही, मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैंने कितने उतार चढ़ाव देखे जीवन में। बहुत सारी चीजें ऐसी ड्रास्टिक चेंज देखा जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी ऐसा भी मैं फेस करूँगी। तो वो सब होता है। तो अभी आई कैन फील दैट, और आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं इस जनरेशन में हूँ जहाँ भारत के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो मोदी जी है, जो वर्ल्ड लीडर हैं आज, और सबसे पॉपुलर लोग की इज्जत करते हैं उनकी, और वो काम भी बहुत सुपर कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ एज ए भारत की नागरिक होने के नाते उनसे। तो मैं वहाँ से फिर मैंने क्या, पॉलिटिक्स में ये था, तो फिर मैंने देखा देश में क्या गलत हो रहा है, पहले पास्ट में कितने दंगे हुए, कैसे हुए, क्यों हो रहे हैं, अगर लड़ाई दंगा होता है उसके पीछे क्या होता है, ये वो चीज जग गई मेरे अंदर। E14 के बाद बोले 14 के बाद ये चलती गई, तो ये मैं एक अपना स्ट्रगल भी कर रही थी, लेकिन रात को मैं न्यूज़ देखती थी, कुछ ऐसे वीडियोस निकाल के देखती थी। ये जो मेरा फोन है, मैंने उसका बहुत अच्छा यूटिलाइज किया कि मैं उससे कुछ सीखूंगी, कुछ चीजें जानूंगी कि क्यों ऐसा देश में हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स में भी मैं इंटरेस्ट करती हूँ, अगर दूसरी अपनी कंट्री में ऐसा, दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है, तो वो भी मैं पता करती हूँ। आसपास की कंट्री में, पाकिस्तान में क्या, उधर क्या है, ये सारी चीजों का नॉलेज रखना मैंने शुरू किया। तो जब ये फिल्म का मेरे पास है, मैंने कहा आई हैव टू मेक राइट थिंग, अभी कुछ ऐसा करना है जो लोगों को पता नहीं है। हाँ। तो मैंने एक वर्क बोर्ड है जिसके बारे में स्टडी करनी शुरू की। हाँ 2020 में वो मेरी काम आई, जब मेरे पास आया फंड कि मेरे को फिल्म बनानी है, तो फिर मैंने डायरेक्टर को नॉक किया, मैंने बोला प्लीज इस पे लिखिए आप। ओह माय गॉड। राइट प्रॉपर्ली। ये ऐसा कुछ हिडन ट्रूथ है जो लोगों को पता नहीं है, हम मूवी के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी फिल्म फैमिली फिल्म है, यूएस सर्टिफिकेट मिला है, सेंसर ने हमें फैमिली फिल्म दी है, तो उसमें कोई गाली गलौज नहीं है, सिर्फ तथ्यों पे बात की गई है। और फिल्म बहुत अच्छा रिएक्शन मिला, लोगों को भी बहुत बढ़िया आया। उतने तक नहीं पहुंची, बट मैं सेटिस्फेक्शन में हूँ कि हमने जो मेहनत की उसका मुझे मिला है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है कि काम बहुत अच्छा हुआ है, फिल्म आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है, आपने ऐसी चीज़ लोगों के सामने लाने की कोशिश की। हो सकता है अभी वो कभी भी मुद्दा आए तो हमारी फिल्म OTT पे तो आ ही रही है, तो लोग वो फिल्म जरूर देखेंगे और लोग फीडबैक देंगे, अच्छा फीडबैक ही देंगे, क्योंकि उसमें हमने तथ्यों से बताई है कि व्हाट इज द वर्क बोर्ड, और एक विशेष समुदाय जो होता है, जो जिस कॉलोनी में, जिस एरिया में रहता है, जिसको उनकी आबादी ज़्यादा बढ़ती है, तो जो मेजोरिटी में लोग हैं जैसे हम हैं, तो हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो कैसे निकलते हैं, क्यों निकलते हैं, क्या परिस्थिति वहाँ पे क्रिएट होती है, वो सब हमने अपनी फिल्म में दिखाया है। हर यूथ को ये फिल्म देखनी चाहिए, हर इंसान को देखनी चाहिए, बूढ़े से सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये आने वाला फ्यूचर। सो अभी ये मूवी का नाम आखिर पलायन कब तक, ये और वक्त बोर्ड, बेसिकली मैंने भी बहुत पढ़ा है उसके बारे में, सो आई हैव दैट बैकग्राउंड, बट मैं आपने तो और डीप जाके रिसर्च किया, कि मैंने तो जो न्यूज़ में हो या गूगल से हो, वहाँ से किताबों से पढ़ी है, आपने बहुत डीप जाके पढ़ा होगा। सो ये जो नाम है आखिर पलायन कब तक और वक्त बोर्ड का क्या रिलेशन है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दैट? आखिर पलायन कब तक नाम हमने इसीलिए रखा कि कश्मीर में मास पलायन हुआ था, तो उसके बारे में सब जानते हैं। कश्मीरी पंडित का? हाँ, कश्मीरी पंडित, तो उसमें वो फिल्म भी बनी, चलो अच्छी बात, बहुत खुशी की बात है, फिल्म आई तो हमें और ज्यादा, अब यूथ को पता चला कि ऐसा हुआ था। अभी भी हर शहर भारत के अंदर पलायन हो रहा है, किसी को पता नहीं है। मैं बहुत सारी जगह जमीनी हकीकत पे जाके आई हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रही हूँ। सोलापुर एक महाराष्ट्र की जगह है, वहाँ पे एक पूरे इलाके पे पलायन कैसे होता, वक्फ बोर्ड अपना बोलता है ये जमीन मेरी है, वो अपना धावा ठोक देता है, और वहाँ से हमारे लोग धीरे धीरे करके पलायन करना पड़ता है, उनको मजबूर कर दिया जाता है, उनका जीना हराम कर देते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें करते हैं, और पुलिस भी उन्हीं पे, क्योंकि उस वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी गई है कि यू कांट फाइट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते, आप हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। एक गरीब आदमी, आप सोचो, तो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा है, क्या वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट पहुँच पाएगा? पहुँच ही नहीं पाएगा, उसका है ही नहीं। मैं उन लोगों से मिली, उन लोगों ने बोला कि हमें ना तपती धूप में बुलाया जाता है, उनकी जो संस्था है ट्रिब्यूनल, जहाँ जाके अर्जी लगानी पड़ती है, वो जानबूझकर, आप सोचो, कुछ लोग ऐसे क्रूर लोग हैं जो उनको बुलाते हैं कि भाई इस महीने में आइए, और तभी भी इनका काम नहीं होता, उसी की मतलब संस्था में जाके वो चक्कर काट रहे हैं, अपनी आई जमीन हमारी। इवन एक आदमी, ऐसा आदमी से मिली मैं सोलापुर के, जो आदमी बोलता है कि मेरे को मरा घोषित कर दिया है वक्फ बोर्ड ने,
with his guy is not in like ये है ही नहीं, आदमी खत्म हो गया है। ओ बाप रे, अब वो इतने सारे पेपर लेके बैठा है कि मैडम मैं कोर्ट में साबित कर रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ। ओ बाप रे। कसम से लिटरली मेरी आंखों में आंसू था जब मैं सोलापुर गई थी, ऐसे लोगों से मिली थी, वो लोग इतनी आस लगाए बैठे हैं। भारत सरकार से मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से भी कहना चाहूँगी, प्लीज़ इस पे महाराष्ट्र सरकार को भी सोलापुर की तरफ देखना चाहिए। वहाँ पे जो चीज़ें हो रही है उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, और बीचों बीच सड़कों के बीचों बीच बड़ी बड़ी मज़ारें बनाई गई है। हाउ कैन यू मेक एक पब्लिक डोमेन, आप रास्ता जाने का होता है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें जहाँ आप डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो, वो लोग इतने परेशान हैं। ऐसे कई शहर है जहाँ से पलायन हो रहे हैं, जहाँ जहाँ ये आबादी बढ़ जाती है। आप भी पता है, मैं अगर आपको बोलूँगी कि विशेष समुदाय के बीच में आप रहने के लिए बोलूँगी उस इलाके में, आप नहीं रह पाओगे। महाराष्ट्र में मैंने एक जगह सुनी है, थाने के पास है, जहाँ पे ये आबादी बढ़ गई है और वहाँ पे शरिया लॉ वगैरह लग गया, वो उनका जो लॉ लगा दिया गया है, तो कहाँ भी पलायन हो रहा है। तो हमने बोला कि आखिर पलायन कब तक? भाई रुका ही नहीं है अभी तक। क्वेश्चन मार्क है कि आखिर पलायन कब तक? ये भारत में ऐसा क्यों हो रहा है? किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए? किस तरीके से इसको देखना चाहिए? ये सरकार का कॉल है। बाकी दूसरा है ऑडियंस का, लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसमें। हम जैसे लोगों का जो आवाज़ उठाए, हर जन जन की आवाज़ बने कि ऐसा कुछ समाज में गलत हो रहा है, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम एकजुट होकर आवाज़ उठाएं कि भाई ये जो हो रहा है नहीं होना चाहिए, किसी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। बट ये जो बोर्ड बना है, वक्त बोर्ड, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? मतलब वक्त बोर्ड के पास इतनी ताकत है कि ना गवर्नमेंट उसको बोल सकती है? बेसिकली वक्फ बोर्ड, वक्त बोर्ड, यस। कुछ लोगों को प्रोनाउंस ही नहीं करता है, ऐसा नाम रखा हुआ है ना, वो याद ही ना रखे। तो हमने अपनी फिल्म में तख्त बोर्ड लिखा क्योंकि सेंसर का इशू था, तो चीज़ें देखनी पड़ती सब कुछ। तो वक्फ बोर्ड आई थिंक बना तो बहुत पहले है, लेकिन 1995 में जब यूपीए की सरकार थी तो इसको मोर पावर दी गई कि जो भी लोग यहाँ से, जब भारत पाकिस्तान बना था तो मुस्लिम लोग यहाँ से चले गए थे छोड़ के, तो ये एक संस्था बनाई गई और इसको अनलिमिटेड पावर दी गई है कि किसी भी बिल्डिंग पे अपना धावा डुबी बोलेंगे हमारे ये पूर्वज थे छोड़ गए, ये जमीन तो हमारी है, आप ये खाली कर दीजिए जमीन। मतलब वो पाकिस्तान चले गए तो हाँ, वो जमीन पीछे रह गई, वो जमीन हमारी है, जो यहाँ बच गए इनकी। हाँ, ये जो संस्था है ना, ये बोलेंगे हम अपने अंडर में ले लेंगे। मतलब ये किसी एक यूजुअली वी विल बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट, ये मुस्लिम्स की जगह है, ये हम ले लेंगे। वो बोलते हैं फिर नहीं तो आपको बहुत 200 साल पुराने कागज दिखाने पड़ेंगे, प्रॉपर्टी 200-300 साल पहले की तुम्हारी थी, मतलब जैसे पार्टीशन हुआ था उससे पहले की, उसके सबूत दिखाओ। तब तो प्रॉपर्टी का कौन से पेपर बनते थे? हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना। तो ऐसी चीजें हैं, मतलब उसको ऐसी पावर दी गई है, जैसे मैंने बता दिया बीच में कि इसको लड़ने तक कहाँ तक जाना पड़ता है। तो आज भारत में सबसे ज्यादा जमीन, मतलब मैं मानूंगी एयरफोर्स के पास है, दूसरे नंबर पे आ गया वक्फ बोर्ड। 8 लाख एकड़ जमीन भारत की वक्फ बोर्ड के पास है। ओ बाप रे। उसके बाद रेलवे के पास। क्यों है गॉड, ये? क्यों सब लोग सोए हुए हैं? किसी को पता ही नहीं है कि इतना बड़ा कुछ है। मैं इसको यही बोलूँगी, स्कैम ही है। आप किसी के ऊपर धावा डोलते हो, ठोकते हो। अभी मेरी एक दोस्त है, उनसे मेरे को एक फोटो खींच के भेजा चंडीगढ़ से, मोहाली से, तो बोलती है कि ये बहुत प्राइम जगह है, इस पे वक्फ बोर्ड का ये लगा हुआ है। मेरे पास फोटो आया, उसने भेजा है कि आके देखो, और उसने बोला कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू वक्फ बोर्ड पंजाब, ये लिखा हुआ पूरा उसके ऊपर। तो कहीं भी बोलते हैं, तो बोलते हैं जमीन हमारी है, और बोलते हैं कि मैंने अभी, मेरे को पता चला कि अंबानी का घर भी उन्होंने वक्फ बोर्ड ने बोला वो हमारी है। तो अभी बीच में केजरीवाल का बयान भी था कि अगर हमारी सरकार वहाँ होती तो हम लोग खाली करवा देते वो भी, लेकिन वो महाराष्ट्र में सरकार ऐसी है तो कुछ कर नहीं। ये पॉलिटिकल ईसीएम बोलता है केजरीवाल, मतलब दिल्ली का। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पॉलिटिक्स है ना, आज के यूथ को समझना बहुत जरूरी है। राइट और रॉन्ग के बारे में पता चलना बहुत जरूरी है। लोग ये जो नेता बैठे हैं पॉलिटिक्स अपने लिए कर लेते हैं, बहुत पहले पुराने ऐसी चीजें हो रखी है, तभी तो आज हम फेस कर रहे हैं। जब दंगे होते हैं कौन मारा जाता है? आम जनता मारी जाती है। वो तो अपने घर बैठे हैं, कोई नहीं मारा जाता है। तो मुझे जनता को समझना बहुत जरूरी है कि भाई अभी भी बहुत समय है कि समझिए, कुछ कानून ऐसे बने उनके विरोध। एक साथ हमने इतना साथ देखा है, फिल्म बनाई, आप भी आइए हमारे साथ, और इस फिल्म को लोग फिल्म के जरिए, अभी OTT पे बहुत जल्दी आएगी फिल्म, सब देखे तो उनको पता चले कि आने वाला फ्यूचर कहाँ दिख रहा है। आपने कितना साहस करके ये स्टोरी को अपने सामने रखा है लोगों के सामने। सो इसके पीछे आपको कितने सारे थ्रेड्स आए हुए, बिकॉज यू आर ओपनली टॉकिंग अबाउट 2 कम्युनिटीज लाइक हिंदू एंड मुस्लिम, और इस पे मूवी बनाना, मतलब इट्स एंड दैट आल्सो प्रोड्यूसर के नाते आपकी ये पहली मूवी है, राइट? हाँ, पहली मूवी इतना बड़ा एज ए यंग प्रोड्यूसर, वो भी आपकी उम्र में कितनी कम है, और
इतना बड़ा रिस्क लेना मतलब इट वाज नॉट डिफिकल्ट. व्हाट वाज योर थॉट ऑफ दैट, मतलब डिसीजन लेते समय? मैं ये मानती हूँ कि एज ए भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि मैं इस भारत में पैदा हुई हूँ, इस मिट्टी में पैदा हुई हूँ। और इस मिट्टी में ऐसी ताकत है, अगर कोई लोग फील कर पाए इसको, हर बच्चा फील कर पाए ना, तो मतलब हर योद्धा पैदा होता है इस मिट्टी से। और वो अपनी शक्तियों को पहचान ले। अगर अलग डायरेक्शन में जाते हैं, वो गलत जो युवा जा रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आपका जो मूल है आप उसको पहचानिए अपनी जड़ों से, कि हमारे बाप दादा थे, क्या थे, भारत की भूमि क्या है, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, पढ़े। हर इंसान को, भारतीय को अपना दायित्व निभाना चाहिए कि वो किस तरीके से भारत के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। वाह वाह वाह. भारत के लिए हर हर इंसान का एक अपना है ना, उसको है ना दायित्व समझना चाहिए कि मैं किस प्रकार से मेरी मातृभूमि के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो वो मेरे अंदर थॉट है कि मैं किस तरीके से भारत के लिए कुछ कर पाऊँ। तो मैं क्रिएटिव पार्ट में, और मैंने कहा यार ये गलत जो हो रहा है, मैं लोगों से भी मिली, ये जो ऐसी संस्था बनी हुई है जो लोगों के अगेंस्ट काम कर रही है, जो लोगों को ट्रबल में डाल रही है, तो इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की। तो हमने सोचा कि ऐसी हम फिल्म बनाए जिससे समाज का भला हो, समाज को जानने के लिए मिले, समाज का फायदा हो बेसिकली। और मुझे लगता है ऐसे कानून को खत्म कर देना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं। कोई ज़रूरत नहीं, राइट. कम्युनिटीज़ की बात करो या कुछ भी करो, आप वो चीज़ों के बीच में दरार डालते हो, बहुत सारी घटनाएं इन्हीं चीज़ों की वजह से होती, कुछ लॉज ऐसे हैं इट्स नॉट अबाउट टू कम्युनिटीज एज वेल. मुझे लगता है कि ये ऐसे इंसानियत के खिलाफ बेसिकली। हाँ, ये एक ऐसी संस्था बन गई है जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रही है. तो किसी की भी जगह को अपना बता देना, इट्स लाइक सो रॉन्ग. सो मुझे ना इसमें थोड़ा और डेप्थ जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ऑडियंस को और समझने की ज़रूरत है कि जो वक्त बोर्ड है, बेसिकली आपने अपनी मूवी से किस तरह से, क्योंकि वक्त बोर्ड तो बहुत बड़ा है, पूरे देश भर में फैला हुआ है वो. बिकॉज अभी मेरे नॉलेज, मतलब आई नो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट. सो मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तमिलनाडु में भी एक केस हुई थी. इफ़ यू आस्क मी, दिल्ली के जो कायराना, दिल्ली यूपी में कायराना में एक किस्सा हुआ है। कायराना पूरा गांव खाली कर दिया गया, वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया उस पे, और पूरी अब वहाँ पे मुस्लिम आबादी है। सारे जो ऐसा सुनने में भी आया है कि दिल्ली की जो गवर्नमेंट हाउसेस और वो भी पार्लियामेंट, दिल्ली की पार्लियामेंट वक्फ बोर्ड कब्जे में गया। दैट इज ट्रूथ, या डार्क ट्रूथ। वक्फ बोर्ड के ऊपर ही बना है. सो मैं यही जानना चाहता हूँ कि तब की जो गवर्नमेंट भी थी, जो पावर दे रही थी, इतना क्यों डरते हैं वो लोग, इतना क्यों पावर दे रही थी उन्हीं ऐसे बोर्ड्स को कि पार्लियामेंट जैसी जगह भी उनके नाम पे है, ये घोषित कर देना. दिस इज सो रॉन्ग. सो व्हाई दैट टाइम ऑफ गवर्नमेंट वाज वर्किंग? आप अगर आपके स्टडी में आपने कभी आपको समझा होगा तो. हाँ, मैंने समझा जितना। एब्सोल्युटली जो पास्ट की गवर्नमेंट थी, मैं उससे एग्री नहीं करती हूँ कुछ भी। हाँ, कुछ चीज़ें चलो ठीक है, उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं किया हो, किया है, बट वो जीरो के बराबर है भारत के लिए। उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की, बाहर के लोगों को, बाहर की ताकतों के साथ मिलके की। और आज अगर भारत तरक्की करता है तो मुझे नहीं लगता कि बाहर के देश खुश हैं इससे। बहुत कोई भी हो, चाइना हो, दे आर लाइक, उनका कोई सोर्स नहीं लग रहा है कि वो भारत को गिरा सके। आज भारत सही डायरेक्शन में है। जो पास्ट में जो हमारी पॉलिटिक्स हो या हमारी एजुकेशन हो, सारा इट वाज टोटली, मैं उनको मानती हूँ ये 90% वॉज रॉन्ग, 10% वॉज ओके जो सही था। बाकी सब उल्टा सीधा ही पढ़ाया गया। इतनी सारी चीज़ें थी, इतना सारा हिडन ट्रूथ था जो हमारे तक नहीं पहुंचा। इतनी कथाएं थी, इतनी इस मिट्टी की कोई सूरवीर पैदा हुए थे, रानियां पैदा हुई थी, मतलब ऐसी ऐसी कहानियां है ना, मतलब आपको जोश से भर जाते हो। आप बोलते हो कि मैं क्या, पता नहीं मेरी क्षमता क्या है, आपके अंदर ताकत भर जाती है वो। इसके ऊपर तो मैं भी बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं. जैसे रानी गाइडेन्यू नॉर्थ ईस्ट में, आप अगर गुजरात की एक रानी थी किस तरह से उन्होंने मुगलों को और उनको अरेबियंस को भगा दिया था. बहुत सारी कहानियां हैं. वही मैं आपको कह रही हूँ। तो हर शहर में एक ऐसी रानी हुआ करती थी, हर शहर में। तो किससे दबा दिए गए, हम तक नहीं पहुंचे। हम तक कुछ गलत सी चीजें पहुंची नहीं। ये मान था, वो मान था, कोई मान नहीं था उनका। जब अगर बैकग्राउंड करो, मेरे नाना जी 96 को हो गया, अभी डेथ हुई 2019 में। वो मुझे हमेशा बोलते थे, मैं कुछ चीज़ें आगे उनको बोलती थी, बेटा ये सब गलत है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं था। क्योंकि वो जब भारत और पाकिस्तान हुआ था ना, तब के वो साक्षात उन्होंने देखा था। और आपके बॉर्डर में ही आप रहते हो. हाँ. तो वो मेरे नाना जी हमेशा बता के गए थे। जब ये 14 में चेंजेस आए, मेरे नाना जी बहुत वेरी हैप्पी। वो 96 के हो गए, बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे, वो हनुमान जी के भक्त थे। हाँ, वो मतलब उनका एक रूटीन था, उनसे मैंने बहुत कुछ इंस्पायर्ड हुई। वही शायद हो सकता है उनकी बातें मेरे धीरे धीरे आई, और मैं इतनी साहसी बनी। मुझे डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं है कि भाई
होता है जब ऐसा आप कॉन्सेप्ट लेते हो, ऐसी फिल्म बनाते हो। लोगों ने मेरे को तब जब स्टार्ट की ना, तब डायरेक्टर बोल रहा था, "सुहानी जी, सारा आप अपने ऊपर लीजिए। कल को मीडिया में आएगा तो आपको बोलना है कि मैं इसकी फिल्म की जिम्मेदार हूँ, मैंने बनाई।" और मैंने बोला है बहुत मीडिया में, हर जगह बोला है मैंने, ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ इस फिल्म की कि मैंने बनवाई है। इसमें डायरेक्टर का कोई लेना, क्योंकि कोई सास अभी भी लोगों को डर लगता है भाई, गली नुक्कड़ में अब हर जगह तो सरकार बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं, बट आदमी के अंदर क्या चल रहा है वो कब पीछे से जाए आपके जान ले ले, यू नेवर नो। सरकार तो अभी कितने लोग ही ध्यान रखेगी। कल परसों एक वो जो किस्सा हुआ है, उस दिल दहला दिया, मतलब वो जो 2 बच्चों को यूपी का, हाँ डेफिनेटली, हाँ हाँ। बदायूं में। हाँ, तो वो देखो ना, कुछ भी हो सकता है, आपके घर पे चाय पीने आ रहे हैं और आपके बच्चों को फ्री करके जा रहे हैं, मतलब यहाँ कहाँ पुलिस प्रोटेक्शन घर घर तक कहाँ पहुंचे थे। हमारी भारत में इतनी आबादी है कि वो कांड, अभी आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। हर इंसान को आगे पीछे देख के चलना चाहिए कि हाँ कब कहाँ किस रूप में कोई बहरूपिया हो या कोई भी हो, कुछ भी हो सकता है। बट मैंने ये जो रिस्क लिया है ना, मैं ये सोचती हूँ कि चलो भगवान ने जिस दिन लिखी है मेरी, मैं बहुत आध्यात्मिक में बिलीव करती हूँ, कृपा है ऊपर वाले की मेरे ऊपर, शायद उन्होंने मेरे को ये करने के लिए ही मोटिवेशन दिया। आपके मन के अंदर से आवाज आती है ना कुछ करने के लिए, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। मैं इसी विचारधारा में इसीलिए हूँ, शायद मुझे कोई तो ऐसी एनर्जी है जो मुझे भी मोटिवेशन दे रही है कि सुहानी कर, वाह। तो तुम्हें करना चाहिए, तो मैं उसको लेके चल रही हूँ। मुझे पता है कि चीजें कुछ गलत गलत भी हो सकती है आसपास, बट आई एम रेडी फॉर दैट। अगर गलत भी होगा इस देश के लिए, हमारे इतने लोग मर गए, कुर्बानियां दे दी, तो हम जैसे बच्चे तो अगर मर जाते तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कोई साहसी था, कोई काम कर रहा था अच्छा। अब जैसे किसी की बात होती है तो मेरे को उससे डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी कल, या फिर मुझे कोई मार देगा या फिर कुछ। मैं सही को सच को लेके चल रही हूँ, और मैं आगे भी ऐसी फिल्में प्लान कर रही हूँ कि कुछ ऐसा हिडन ट्रूथ हो या फिर कुछ ऐसा मोटिवेशन हो जो हम देश को बता सके कि भाई तुम, जो तुम्हारा अस्तित्व क्या है, हर भारतीय को अस्तित्व क्या होता है, भाई तुम किस बैकग्राउंड से हो, क्या तुम्हारे दादा परदादा थे, कैसी सोच रखते थे, भारत के लिए उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, तुम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो अभी, तो उनको असलियत याद दिलाना बहुत जरूरी। ओके, सो मैं इसमें ना एक क्लैरिफिकेशन लोगों को देना चाहता हूँ कि जो आपने अभी इंसिडेंट हाल ही में हुआ, वो इंसिडेंट्स के बारे में आपने बात किया, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ भारत में अनसेफ है। ऐसा नहीं है। एज एन ह्यूमन, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कहीं ना कहीं आप अनसेफ हो। अब यूएस में देख लो, तो यूएस में भी ऐसी घटनाएं हमें सुनने मिलते हैं। वहाँ पे ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट पे होती है, मुझे लगता है वो तो और नीचे के लेवल की है कि आपके स्किन से आपको कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किया, सोचो बहुत घृणा वाली बात है, वो बहुत ओछी बात कह सकते हैं हम। ये लोग नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है भारत के लोगों को जियो पॉलिटिक्स पढ़नी चाहिए। जियो पॉलिटिक्स पढ़ोगे तभी आपको अहमियत यहाँ की समझ में आएगी। बिकॉज मुंबई में रहने वाले सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया इज़ अनसेफ कंट्री। जहाँ भी हम डिस्कशन में बैठे और ज़्यादा से ज़्यादा साउथ बॉम्बे के लोगों के साथ बैठे, तो उनसे यही चीज़ सुनने मिलता है कि वो इंडिया इज़ अनसेफ, इंडिया में देखो ये हो रहा है, इंडिया में इसको ये मार। दुनिया में भी हो रही है। ये मीडिया का खेल है कि कहीं दबाया जाता है कुछ चीज़, इंडिया की ज़्यादा बढ़ाई जाती है, यहाँ के लोग उसको उस एक चीज़ को बहुत बढ़ा के बोलते हैं, जैसे कि ऑपोजिशंस हो गए एंड ऑल। दैट इज़ द थिंग। और एक चीज़ जिस तरह से, तो मुझे आपको एक पूछना है कि जो ये मूवी आप बना रहे थे, तो बॉलीवुड में ऐसी मूवी बनाने के लिए, मतलब बॉलीवुड की भी तो परमिशन, मतलब आई वुड से कि इतना डिफ़िकल्ट है। लोग कॉमेडी बना रहे हैं, लव स्टोरीज बना रहे हैं, पर ऐसी मूवी रियल घटना की, और वो भी इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक जो जानलेवा भी हो सकता है, ऐसा टॉपिक पे आपको बॉलीवुड से सपोर्ट, या आपको मतलब डायरेक्टर भी आप बोल रहे थे कि आपने अपने ऊपर ले लो। हाँ, When Bollywood is gonna change on that mentality कि सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं यार, सीखना भी, कुछ सीख भी होनी चाहिए। ऐसा बॉलीवुड में कैसे चेंज आएगा, क्या, हाउ इट विल हैपन? बिकॉज मुझे लगता है मूवी इंडस्ट्री इतना बड़ा माध्यम है जो लोगों तक पहुंचता है, सो सही चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है, राइट? तो बॉलीवुड में एक्सेप्ट तो नहीं करता ऐसी नई चीजें जैसे आ रही है। पहले विवेक अग्निहोत्री जी ने हिम्मत करके कश्मीर फाइल बनाई, आई सैल्यूट हिम कि उन्होंने कोशिश की। वो 10% सच है और बहुत ज़्यादा सच, वो इससे भी डरावना है जो मैंने पढ़ा। उन्होंने सिर्फ 10% मूवी बताई है। 10% दिखाया है, उससे भी ज़्यादा है जो मतलब लोगों को जानना चाहिए। बॉलीवुड को मैं गलत नहीं बोलूंगी, बॉलीवुड ठीक है, बट बॉलीवुड को है ना चीज़ें समझ के चलना चाहिए। आप कुछ पिछले जो फिल्में बनाई हैं बहुत गलत बनाई हैं हमारे देवताओं के खिलाफ, जब हम तब इतने अवेयर नहीं थे। आज हमें महसूस होता है कि हमारे भोलेनाथ का किस तरीके से मजाक उड़ाया गया, हमारी चीज़ों को किस तरीके दुख होता है, तकलीफ होती है जब हम जानते हैं असलियत को। वैसा नहीं करना चाहिए शायद। मुझे लगता है एक्सेप्टेंस, मेरे को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं इंडिविजुअली काम कर पाऊंगी, क्योंकि कोई आपको इस तरीके से अगर आप फिल्म बनाओगे तो हर कोई, देखो आजकल सब है ना फेक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। एक
डबल स्टैंडर्ड जीवन जीते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, वो चीज़ें चलती है। मैं बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हूँ, मैं वेरी ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्टी रखती हूँ अपनी, जो जिस काम के लिए मुझे पता है अगर मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन ऊपर वाला जब जोर मारता है ना, तो मेरे को राइट सपोर्ट भी मिला, फिल्म रिलीज भी हुई। मैं, आप मानोगे नहीं, पहली ही मीटिंग गई सिनेपोलिस के साथ। सिनेपोलिस हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है वो। मैंने उनके जाके अपनी बात रखी, उनको अच्छी लगी, फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उन्होंने साथ दिया मेरा। कहीं नहीं गई मैं, अभी आज जी के साथ भी जा रही हूँ, तो अभी जी के साथ ओटीटी में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगी। ऐसे कुछ लोग आगे, जैसे जी है, जी हर प्रकार की फिल्में ले रहे हो। Z5। हाँ, जी5, तो वो फिल्में रिलीज कर रहे हैं, तो एक खुशी की बात है। ऐसा नहीं कि सारा ही है, कुछ है देखो अलग है, उनकी लॉबी चल रही है, पर धीरे धीरे देखो ना, अगर आप ऐसा करोगे तो कितने दिन, वो बॉलीवुड के भी हालात कैसे हुए बीच में सब जानती है पूरी दुआ। तो अभी क्या है कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, लोग बोलते हैं क्या गलत क्या सही है, क्योंकि पहले लोग सिर्फ इंटरटेनमेंट देखते थे, हर चीज में अगर बोले ना, अगर मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें भी लोग दांत निकालते थे, हंस लेते थे कि अरे ये ठीक है, मजा आ रहा है। अरे भाई मजा क्या आ रहा है, कुछ चीजें मजे की अलग चीजें बहुत सारी है। इंटरटेनमेंट का बहुत वे है, ऐसा नहीं है कि किसी का मजाक उड़ा के इंटरटेनमेंट किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको एक अच्छी प्रॉपर, नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें उठाएं जो मैंने साहस किया है, वैसी उठाएं तो और बहुत अच्छी बात। अगर आप में साहस है तो उठाइए, उसको रियल तरीके से दिखाइए, हकीकत दिखाइए, कोशिश करिए कि आपकी माँ जिसका फिल्म देखता है ना, एक आदमी कोई भी 2 घंटे वेस्ट करने देखने जाता है फिल्म में, तो उसको सीख के निकले वहाँ से वेरी ऐसा थॉट लें जो भारत के लिए या फिर उसकी अपनी मेमोरी डेवलप करने के लिए कि अच्छा ये रॉन्ग है, ये गलत है, ये सही है। क्या होता है इंसान, हम माँ बाप को छोटे होते तो माँ बाप को देख के सीखते हैं ना कि मेरी माँ कैसे है, बाप कैसे बात कर रहा है। जिस वातावरण में आप पैदा होते हैं उसी वातावरण के हिसाब से आपकी परवरिश होती है और आपके थॉट्स डेवलप होते हैं। तो अभी भी बड़े हो गए हैं, आज भी हम कोई चीजें देखते हैं उसी हिसाब से हमारे ऊपर असर पड़ता है और उसी हिसाब के हम व्यक्ति बनते जाते हैं। जिस लॉबी में बोलता है ना, जिस संगति में रहता है वो वैसा क्यों हो जाता हो। नेगेटिव थॉट में हो तो आप नेगेटिव हो जाओगे, और पॉजिटिव हो तो शायद उसका आप पता नहीं क्या युद्ध बढ़ निकले। नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना, एक नाली में, एक तालाब में एक गंदा चीज़ आ गया तो पूरा तालाब गंदा है। तालाब गंदा हो जाता है। सो बट मैं इसका भी दूसरा पहलू भी आपसे पूछना चाहूँगा। ठीक है, जो बनाते हैं ठीक है, बट मुझे लगता है जो मैंने जो पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मैं हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ, मैं सच चीज़ों को सामने रखता हूँ, बट आप देखोगे जो कॉमेडी कर रहे हैं, जो फन वीडियोस बना रहे हैं, उनके रीच बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सो मुझे लगता है जो ऑडियंस कंज्यूम करती है, उन्हें भी ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपको क्या देखना है। आप उन्हें भी डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग होना होगा कि हमें सीखना है, हमें सिर्फ मस्ती नहीं करनी। ठीक है, मस्ती भी पार्ट ऑफ लाइफ, वो पार्ट ऑफ लाइफ, बट एजुकेशन को ज़्यादा महत्व देना है। एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट टेकिंग डिग्री, बट ऐसा नॉलेज जो आपको आगे जाके आप उसका इस्तेमाल करके देश का भला करो, या न देश का तो अपने परिवार का तो भला करो, एक सेंसिबल इंसान बनो। देखो अगर आज मैंने पहला भी बोला है, डिजिटल दुनिया की ताकत अगर आप उसको पॉजिटिव वे से लेते हो, आप सही तरीके से उसका यूटिलाइज करते हो, तो यू कैन बिकम ए अंबानी। मैं सीधा ये बोलूँ, आप बहुत, अगर आप है ना सोच अंबानी बनने की रखोगे ना, उसके 10% भी बन गए ना, तो आप लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट करोगे। आप देश के लिए भी काम आओगे, हो सकता है आप 10 लोगों को नौकरियां दोगे, 10 लोगों को और सोच बूझ दोगे रिच होने की, कुछ करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। पहले आपका माइंड मेकअप होना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा मैं किस पर्पस के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मेरा पर्पस है, क्या मेरे देश के लिए क्या करना है मुझे, या फिर अपने परिवार के लिए। देश के लिए छोड़ो, आप परिवार के लिए कुछ करो। यस। खाली पूरा फन दे के पूरा दिन बर्बाद मत करो, उसमें से आधा घंटा घंटा भर फन के लिए ले लो, चलेगा। वो आधा घंटा फन होना चाहिए, वो बचा हुआ काम, बचा हुआ वो है ना आपकी लाइफ में सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी डालो। लोग बहुत फोन पे एनर्जी वेस्ट करें सिर्फ फनी वीडियो देखने में, 3-3 4-4 घंटे। आई हैव सीन दैट। और मैं उन लोगों को भी यही बोलूँगी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, प्लीज़ आपकी एनर्जी बहुत कीमती है, उसको वेस्ट मत करिए। कल समय चला जाएगा, आपकी एज ढलती जाएगी, आपको रियलाइज़ होगा अरे मैं कितनी गलत लाइफ जी रही। तो वो अफसोस आपको नहीं होना चाहिए। आप ही आज ही समझिए और अपना दायित्व समझिए कि मेरे को क्या लाइफ में करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने अपनों के लिए। किसी को सही गाइडेंस करो, सही करो, मतलब अच्छा करो लाइफ में ना। छोटा मोटा भी अचीवमेंट करो, पर अचीवमेंट करो, निकलो घर से बाहर। और घर में भी कुछ कंज्यूम करे हो डिजिटल के माध्यम से, तो अच्छी चीजें कंज्यूम करो। 1 महीने भी आपने अच्छी चीजें कंज्यूम करनी शुरू की ना, तो आपके अंदर ऐसा चेंजेस आएगा ना, आपके अंदर ऊर्जा इतनी अच्छी आ जाएगी, मैं जाऊंगा ये करूंगा, मेरे को काम के भी थॉट आएंगे, मेरे को ये काम करना चाहिए। तो ये चीजें मतलब डिजिटल के माध्यम से आप इस तरीके से अपने आप को मोटिवेशन ला सकते हो, सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को लेके जा सकते हो। सो मैं अभी आप बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो,
आपने बहुत बार स्पिरिचुअली चीज़ों का जिक्र किया अपने बातों में। सो स्पिरिचुअलिटी आपके लिए क्या मायने रखती है, आप कैसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हो? मैं स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अगर मैं जर्नी बताऊँ तो मैं पहले थी बचपन से, बट इतनी नहीं थी। कभी मतलब होता घर में पूजा होती है, थोड़ा मम्मी के पास बैठ जाते थे, बट भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हाँ, बस थोड़ा-थोड़ा कृष्ण भगवान जी के, राम जी के बारे में कहानियाँ, महाभारत देखी तो रामायण देखी तो वहाँ से लगा कि भगवान, लेकिन भूल जाते थे। अच्छा ठीक है, भगवान को देख लिया। डीपली भगवान को जानना शुरू किया जब मैं बॉम्बे आई ना, तब उसके बाद चेंजेस लाइफ में इतना अप एंड डाउन आने आने शुरू हुए। लोग सारे जो मेरे दोस्त थे राजस्थान, वो सब कट गए क्योंकि मैं इनको लगा ये पैसे मांग लेंगी, अभी कर रही है स्ट्रगल। लोग इसलिए कट गए, आई डोंट नो क्यों कटे मेरे से। सब धीरे धीरे करके मेरे सारे इतने दोस्त बोलते हैं, अरे तुम्हारे लिए ये कर देंगे, तुम एक दिन फोन करना, इतने पैसे दे देंगे। कुछ नहीं किया किसी ने। जब राइट टाइम राइट, मैं स्ट्रगल में थी, मेहनत करने को, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मुझे ये बोला, तुम आओगे एक दिन रोके वापस और तुमसे कुछ नहीं होगा। सब ने मेरे को बहुत डिमोटिवेट किया, जो जितने भी मेरे साथ मुझे लग रहा है कि मेरा साथ देंगे, उन्होंने मेरे को डिमोटिवेट। आज ही के ट्रेन पकड़ो, वापस बॉम्बे से आ जाओ। इट्स लाइक कि ना आपका सपना जब अलग होता है ना तो दुनिया साथ नहीं देती, हाँ। बट स्टार्ट में नहीं देती है। इतने बड़े शहर में आ गई, मेरे को सबने ये बोला कोई दोस्त नहीं है। मैं आपको सच बता, 3-4 साल जो मेरा असली वाला लाइफ का टफ टाइम चल रहा था, तब सब किनारे हुए, सिर्फ अकेली बंदी बची। तब मेरे को ये समझ में, मैं अकेली क्यों हूँ। तब मेरे को भगवान का एहसास होने लगा। जब आपके पास कोई नहीं होता ना, तो आप खुद से भी मिलने लगते हो। नहीं तो 10 ग्रुप बनाए हुए हैं ना, तो आप उसमें बटे हुए हो। आपको होश ही नहीं है कि आप कितनी गलत लाइफ है, क्या जी रहे हो। मैं सिर्फ आपकी बातों से, इन्हीं बातों से, जो ये फालतू की बातें और इसमें खुश हो रही हूँ, एंजॉय करें, मुझे लगता है ये लाइफ है। दिस इज नॉट लाइफ। उससे बियॉन्ड लाइफ है। अकेले जब हो जाओगे ना, जिस दिन एहसास होगा कि हाँ, आपकी वैल्यू आपको समझ में आएगी, आपकी ताकत आपको समझ में आएगी, तो फिर उसके बाद से मेरी जर्नी शुरुआत हुई। मैं पहले भोलेनाथ को मानती थी, बट धीरे धीरे कर कर भोलेनाथ के बारे में भी मैं डीपली स्टडी करने लगी। भोलेनाथ क्या थे क्या नहीं, फिर उनके बहुत सारे श्लोक, बहुत सारी उनकी चीज़ें याद करने लगी। माँ मृत्युंजय हो गया, सब मेरे को याद है मुँह जबान। तो वो पार्वती, मतलब शक्ति और शिव दोनों से मेरे को ऐसा कनेक्शन डेवलप हुआ कि उनके बाद मेरी लाइफ बदल गई। आज भगवान की कृपा ऐसी है कि उतार चढ़ाव आते हैं, ही इज टीचिंग मी अलॉट। वो टीच करते हैं, पढ़ाते हैं कि बेटा हाँ ये गलत है, ये सही है, सब दिखा देते हैं। और बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेरे को दुखी नहीं देते हैं, थोड़ा बहुत दुख दे रहे हैं, क्योंकि जरूरी है मैं कहीं रॉन्ग रास्ते चले जाऊँ ना, तो मुझे वो बता देते हैं कि दिस इज रॉन्ग। वो एहसास होना शुरू हो जाता है। और बीच में मैं जब लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन को मैंने, ऐसा था कि 1 साल तो पूरा ही मैं 2-2 घंटे मैं सच बता रही हूँ, मैं ध्यान में बैठती थी। 1 आवर बैठी रहती थी, मेरे को पता ही नहीं चलता था कि मैं ध्यान में बैठ गई। तो अध्यात्म की शक्ति ऐसी है ना, आपको फील होनी शुरू हो जाती है। यू बिकम वेरी पावरफुल। आपको ऐसा लगता है, और आपके अंदर एक भाव भाव बहुत जग जाते हैं। जैसे ये कप भी ऐसे मेरे हाथ से गिर जाता, मुझे लगता है इसको भी लग जाएगी। इतनी सेंसिबल बन जाती, सेंसिबिलिटी आती है, सोचने की थॉट तरीके, सोच सब बदल जाती है। इंसान में, हर इंसान में भी आपको भगवान दिखना शुरू होता है कि यार ये कितना खूबसूरत आदमी है। और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम एक कलयुग में जी रहे हैं, ये तो बहुत बैड युग है, लोग खराब है। वो खराब लोग भी मुझे अच्छे लगने लग रहे, चलो ये भी मेरे को सिखा रहा है, अच्छी बात है। मतलब मैं वो उसको भी पॉजिटिव लेने लगी, और ज़्यादा लेने लगी। तो वो समय मेरा था चेंज होने का। फिर मैंने डिजिटली श्रीमद् भागवत गीता प्रमोट करनी शुरू की। उसी दरमियान फिर मेरी ये फिल्म बनाने का थॉट आया था। वो कृष्ण भगवान की, भोलेनाथ की, दोनों के साथ में शक्तियाँ हो गई। तो मैंने काफ़ी कम से कम 100-150 भगवत गीता लोगों को दी डिजिटली। यस। और अब मैं बहुत बिजी हो गई इसमें, अपने तो असली जो काम कर रही उस पर आ गई मैं। वो फिर अभी भी प्रमोट करती हूँ, ऐसा नहीं। मैं बोलती हूँ कि भाई गीता पढ़ो। मैंने गीता पढ़ी तो मेरी लाइफ में मैंने पूरी नहीं पढ़ पाई हूँ, और 14 अध्याय पढ़े। अब Okay. वो भी एक डेस्टिनी होती है कि पूरा आप कब करोगे उसको, क्योंकि वहाँ पे मेरा भगवान चाहे तो ही हो सकता तो है। ही हो सकता है। वो कहते हैं ना कि आपको कोई किसी मंदिर में जाना है, हाँ, भगवान बुलाएंगे तो ही अब जाओ, जा पहुंच जा पाओगे। पाओगे। तो मेरी जर्नी भी ऐसी हुई। मैंने 14 अध्याय पढ़े पूरे नियम के साथ। एक नियम कायदो कानून होता है ना, फॉलो करके पढ़े। और वो एक दिन वैसे आया तो उससे टर्निंग पॉइंट था। तो मैं वो आगे का नहीं पढ़ पाई आज दिन तक, लेकिन उतना पढ़ा, उसने भी मेरी लाइफ बहुत बदली है। भगवत गीता का भी बहुत बड़ा, एकदम से समझ में नहीं आती है, बट आपको जब तक समझ में ना आए तब तक पढ़ते जाए। मेरे भाई छोटे को, उसको भी बोलती हूँ मैं कि गीता पढ़ दो। गीता में जिंदगी, जी, जिंदगी है गीता डेफिनेटली। अगर आपने पढ़ के समझ ली ना, तो जिंदगी में आप कभी निराश नहीं होगे, सीरियसली। कभी हारोगे नहीं। जीतते ही जाओगे, जीतते ही जाओगे, जहाँ बैठोगे झंडे गाड़ के निकलोगे। सो मैं कह रहा था कि मैं आपको ना मेरी एक कहानी बताता हूँ। वो कहानी इज़ लाइक, जब लॉकडाउन के बाद जब नरेंद्र मोदी जी ने काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया था,
तब मेरे गांव में रहने वाले मतलब मेरे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन थी अहिल्या बाई होलकर, जिसको टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी उनके बारे में जिक्र नहीं किया। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मैंने पिन किया है, पहला ही वीडियो है। तो वो हमारे कास्ट की है, हमारे गांव की है, वो इंदौर की रानी बनी, बट उन्होंने देश भर के सारे जो मंदिर औरंगजेब ने तोड़े हुए थे ना, उसका जीर्णोद्धार किया था। सो उनके बारे में जान मोदी जी ने वो क्यूरोसिटी पैदा की कि उनके बारे में जानने के लिए मैं घर से बिना बोल के किसी को निकला हूँ। मुझे ना ऐसा बिना बोल के जाने में बड़ा मज़ा आता है। सेम हियर, सेम हियर। तो मैंने घर पे किसी को बताया नहीं, आई डायरेक्टली वेंट टू काशी, और वहाँ पे कैसे रहना है, क्या रहना है, जनरल क्लास की टिकट निकाली, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है मेरा। इजी। मुझे अभी वो उसमें तो जाता नहीं हूँ मैं, पर वहाँ पहुँचा, फिर वहाँ पे लोगों का जो प्यार था एक वो अहिल्याबाई होलकर के प्रति, उतना महाराष्ट्र में भी नहीं है। और महाराष्ट्र में नए जनरेशन को पता ही नहीं है कि वो कौन है, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में बताया भी नहीं है। और वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे उनका प्रॉपर एक घाट बनाया गया है, अहिल्याबाई होलकर का घाट बनाया गया है। इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है ना, मतलब ये सारे लोगों को हमें सामने लाना होगा जिन्होंने देश के लिए जाने दिए, कुर्बानी दी है। तो इट्स लाइक अमेजिंग। और अभी मुझे लगता है कि जो नए नए मंदिरें बन रहे हैं, बहुत कुछ नया नया चीज़ें डेवलप हो रही है। हिस्ट्री आ रही है। वी आर सुपर ब्लेस्ड कि हम साक्षी बन पा रहे हैं चीज। हाँ, मुझे लगता है ना, ऐसा ऐसा कहते हैं ना कि वो काल चक्र, वो अभी वो ना वो शक्ति है, वो शक्ति है, वो पूरे दुनिया घूम के वापस अब भारत अपने जो ग्राउंड है, अपने जो रूट्स में आ गई है। सो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बड़ी बड़ी इंस्पायरिंग। अरे बहुत बहुत खूबसूरत है, मैं उसको एहसास करती हूँ और मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज आप जितना हो सके भगवान से कनेक्ट हो जाइए, रास्ते सब बन जाएंगे, सफल भी हो आपको जाएंगे। निकलना होगा, निकलना पड़ेगा आपको, और भगवान को डिसीजन लेने होंगे, स्टेप्स उठाने होंगे आपको, तभी भगवान आपका साथ देगा। घर बैठे आपके मैं साथ कुछ नहीं होगा। मैं गीता लेके गई थी भाई, मैं अभी बीच में जैसे मैं काम करने लगी थी ना, मैं लोगों तक घर कर गई हूँ। दिल्ली पहुंच गई, मैं जयपुर पहुंच गई, मैं हर जगह पहुंच गई। मेरे को इतनी शक्ति, गीता हाथ में थी मेरे। मतलब लिटरली मेरे को इतना अच्छा फील होता था कि क्या कर रही हूँ मैं, अमेजिंग, मतलब अच्छा लग रहा था। उसी दरमियान जो मैं जो करना चाह रही थी, जो मेरा सपना पीछे छोड़ा, भगवान ने बोला चल तेरा सपना छोड़ने नहीं दूंगा मैं, जो वो इंडस्ट्री में मेरे को कुछ करना है ना मैं करता हूँ। तो ऊपर वाले की कृपा हुई कि उन्होंने इतना फंड, आज इतने 8 CR की टोटल फिल्म बन के रिलीज हुई है। तो ये बहुत बड़ा ये होता है कि आपने बना के रिलीज की है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, फिल्में बहुत बनती है, रिलीज नहीं होती है। मैं आज बहुत ही मतलब ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आई हैव डन दिस थिंग। बहुत लोगों का साथ रहा इसमें, ऐसा नहीं है, छोटे से बड़े से सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इतना ब्यूटीफुली कंट्रीब्यूट किया मेरे साथ। मैं पूरी फिल्म बनाने तक मतलब किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ मैंने लड़ी नहीं। आई वॉज हैंडलिंग होल थिंग। डायरेक्टर भी वरीड थे कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट कास्टिंग भी हो गई, चीज़ें भी हो गई। हम देहरादून में जाके शूट करके आए, प्रॉपर रियल लोकेशन पे शूट किया हमने। पूरा पुराना मोहल्ला हमने क्रिएट किया, थोड़ा अच्छा सुंदर मोहल्ला दिखाया, सारी चीज़ें। फिल्म आप जरूर देखना, हमने टीजर ट्रेलर दिखाया, जब जी पे आएगी तब देखना। डेफिनेटली देखूंगा मूवी में, मतलब मेरे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी जाग गई मूवी देखने के लिए। हाँ प्लीज़ आप देखना। तो हमने वो रियल जगह पे कुछ चैलेंजेस आए, बट लोगों ने बहुत साथ दिया। साथ भी जब आप कुछ करने जाते हो ना, चैलेंजेस आती है, लेकिन इमीडिएट आपको सोल्यूशन भी मिलता है और लोग साथ भी देते हैं। तो ऐसे करके हम शूट करके लेके आए। फिर हमने उसको अच्छा स्टूडियो मुझे मिल गया, वो भी मतलब वो पूरी आध्यात्मिक ही जर्नी बोलती हूँ मैं इसको भी। भगवान का कदम कदम पे साथ था मेरा। मैं स्टूडियो में गई और एंटर किया, मेरे ये जो ईस्ट थे मैं सामने देखा, मैंने कहा यार ये अपनी स्टूडियो, मेरे राजस्थान के लोग हैं, कृष्णा स्टूडियो करके है। तो बहुत अच्छा स्टूडियो, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, इतना अच्छा, मतलब एक लड़की को लोगों ने आज भी याद करते, मैम प्लीज़ एक बार विजिट करिए, आइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतनी रिस्पेक्ट। जब मैं सिनेपोलिस के पास गई है, जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटर उनको हायर किया, मैंने बोला, मैंने कहा हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करो, ना नहीं बोला हूँ। तो ये शक्ति ही होती है, एक छोटी लड़की पहली बार फिल्म लेके आई है और इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर आपको मना ही नहीं कर रहा है, आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है। आदमी मेरे को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सच बोलूँगी, ये सिर्फ भगवान का आशीर्वाद होता है, तभी ऐसी चीज़ें होती है, तभी आप लाइफ में, नहीं तो मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है, बट अगर वो भगवान का साथ अगर ले लेना तो हो सकता है सुखी लाइफ पाए, सुखी लाइफ, सेटिस्फेक्शन, एक पीस ऑफ माइंड आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी होता है। वाओ, मतलब आपके साथ बात करते समय इतना स्पिरिचुअल कनेक्ट महसूस हो रहा है मुझे। थैंक यू। You also, I can see on your face, मेरे को आपको आपका चेहरा देख के भी लगा you are also into मतलब आध्यात्मिक। स्पिरिचुअली तो बहुत कनेक्टेड है, बिकॉज आई फील कि जब मेरे लाइफ में भी बहुत ऐसे अप्स एंड डाउन्स आए, जब मेरा फुटबॉल जर्नी में आई जस्ट ब्रोक माई लेग, सो इट वाज लाइक कि किसको जाके बताओ ये दर्द यार, मैं टॉप लेवल पे था और वहाँ से सीधा नीचे आया हूँ। सो ये दर्द
अब अपने माता पिता को भी नहीं बोल सकते बिकॉज दे हैव ऑल्सो सीन द लॉर्ड, मैं घर पे नहीं था तब, तो उनको भी क्या क्या बताओ। अभी मैंने तो जी लिया ना, अपना डिसीजन ले लिया, पर अभी नहीं चाहता है। सो बहुत अप्स एंड डाउन्स है। तो तब एक ही इंसान होता है, वो होता है, इंसान नहीं बोलूँगा, वो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो है ऊपर वाले की शक्ति। टुडे ऑल्सो आई गो एवरी डे टू स्वामी समर्थ मठ। सो वहाँ पे दैट इज़ गुरु विद्या का बहुत प्रचार होता है, तो वहाँ जाके मैं बैठता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। उनसे जाके बातें करना जो है, जो मन में नहीं हो रहा है, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हो रहे, सब जाके बोलना है उनके साथ। गप्पे, मैं बोलूँगा गप्पे जो होते हैं ना, उनके साथ लाके लगा, मतलब उनसे कुछ नहीं वापस आता है, पर ऐसा होता है किसी ने सुना, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। सो दैट डेफिनेटली आपके साथ बहुत अच्छी कॉन्वर्जेसन हुई है। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, सो नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको ज़रूर बुलाना चाहूँगा। और डेफिनेटली आपकी मूवी आखिर पलायन कब तक लोगों ने ज़रूर देखनी चाहिए। वो असली जो स्टोरी है, वो किस तरह से पलायन हो रहा है देश में, आज भी वो टॉपिक बहुत चल रहा है। गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, आज मोदी जी की गवर्नमेंट हो या किसी भी की भी गवर्नमेंट हो, लोगों को ये इंसानियत के नाते ये चीज़ों को समझना चाहिए। हाँ, हमें पड़ोसी का दुख दर्द समझना चाहिए कि अगर कोई भी हमारा भाई बंधु अगर दुखी हो रहा है तो कल हमारा दिन भी तो आ सकता है। ऐसा नहीं कि हम महल में बैठे हैं तो पड़ोस से कोई गरीब दुखी हो रहा है, सफर कर रहा है, वो दिन हमारा भी आ सकता है। मुझे लगता है सबको अवेयर होकर एक साथ आके इस फिल्म के माध्यम से जब जी पे आएगी, आप देखता है कि किस तरीके से ये चीजें घटनाएं हो रही है, तो फिर हो सकता है कि ऑडियंस में बहुत आवाज होती है, लोग आवाज उठाएंगे तो कोई भी कानून कभी भी बंद हो सकता है। क्योंकि हाँ, भारत ऑडियंस से ऊपर नहीं है, मतलब जो कानून है वो लोगों से ऊपर नहीं है, लोगों के लिए ही बनाया हुआ है। जब लोगों को हार्म कर रहा है तो मुझे लगता है जब लोग एक साथ आएंगे, उस चीज को समझेंगे, वक्त मोड क्या है, आखिर पलायन कब तक क्या है, तो मुझे लगता है उनको चीजें समझ में आएगी। तो डेफिनेटली लॉ खत्म कर जाना चाहिए। 21वीं सदी में तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम 2047 को पूरा एक सेंचुरी कंप्लीट करेंगे अपनी आज़ादी की, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें तो अभी से मिटनी चाहिए। इसके लिए हमें अवेयर होना बहुत जरूरी है, यूथ को अवेयर होना बहुत जरूरी है, बच्चे बच्चे का अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव टॉक से यूथ क्लियर है। पॉजिटिव टॉक्स इज सुपर अमेजिंग। आई एम सुपर ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ बैठ के कर रही हूँ। अच्छा मजा आया बहुत। ये पॉजिटिव टॉक्स आप बहुत आगे लेके जाओ, आपने बहुत अच्छा शुरुआत की है, अच्छे लोगों को लेके आइए और बहुत सारी बातें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो जो कंट्रीब्यूशन है ना आपका, ये बहुत बड़ा है, इसको आप छोटा बिल्कुल कभी समझना ही मत, इसको कंटिन्यू करिए और अच्छे लेवल पे करिए। डेफिनेटली। और मैं, मेरे जितने जानकार हैं मैं भी बोलूँगी, और मेरे को तो तभी आपने बोला तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने रिकमेंड भी किया कि यार ऐसा पॉडकास्ट है, आप करना चाहोगे, तो मैंने डेफिनेटली क्यों नहीं करूँ। फिर मैंने आपके प्रोफाइल देखी यार, मैंने कहा ये तो अपने जैसा ही बंदा है जो काम कर रहा है कुछ अच्छा। ओके, थैंक तो यू। किस तरीके से मैं साथ में जाऊँ और बहुत सारी अपनी बातें, अपना नॉलेज साझा करूँ। नहीं, आपका बहुत लोग आज इंस्पायर हुए ऑडियंस। और मैं एक और चीज़ कहूँगा आपसे बात करके, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। सो मैं चाहता हूँ कि आप वुमेन्स को, लड़कियों को जो अपने घर से बाहर निकलना चाहती है, अपने सपने को पूरा करना चाहती है, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहती है, उनके लिए भी आपको एक मैसेज मुझे लगता है आपको देना ही चाहिए, क्योंकि आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। या लड़कियों को मैं वही कहूँगी, दोबारा ये शब्द बोलूँगी कि आपके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं, अद्भुत शक्तियाँ हैं, उनको पहचानिए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बेवकूफ़ बन के किसी के पीछे मत भागिए। आजकल की लड़कियाँ, बच्चा जो होती है टाइम बर्बाद करती है फ़ोन में, इन चीज़ों पे, या फिर किसी भी गलत गतिविधियों में, जैसे फालतू टाइम पास करना मत करिए। अपनी क्षमता को पहचानिए और लाइफ में ऐसा कुछ करिए जो लाखों लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन बने और एक सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाए। कल को आपको कोई ये ना बोले कि ये ऐसी ही घूम रही है, ये है वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी किसी भी सोसाइटी से आती हैं आप, उस सोसाइटी से निकल के आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हर छोटी जगह पे भी है ना, छोटी जगह पे रह के आप बड़ा सोच सकते हो, वो फ्रीडम है आपको, बट उसको इम्प्लीमेंट करना कैसे, वो रास्ते भी आजकल अवेलेबल है ऑनलाइन, एवरीथिंग। अभी तो सब कुछ है, आप सीख सकते हैं, चीज़ें कर सकते हैं। डिफिकल्टीज आएगी, हार्ड वर्क बहुत आएंगे, वो आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो शायद आप फिर वो कायरी घर में ही बन के बैठ जाओगे, नहीं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, इतना कुछ कर सकती। नहीं, आज की तारीख में हर कोई कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप किचन तक सीमित हैं या फिर आपको सिर्फ शादी करके बच्चे, ये सब फैमिली नहीं, सब सक्षम है। आज लड़का भी खाना बना सकता है, सब घर में एक एक बंदा अपने आप को भूखा कभी नहीं रखेगा, वो खा सकता है, कर सकता है। उससे बियॉन्ड जाइए, अपने सपनों को समझिए और उन सपनों को किस तरीके से आपको फुलफिल करना है, उसको बहुत समझदारी से काम लीजिए। मैच्योरिटी, समझदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करिए फ्रॉम डिजिटली, और बहुत सारी लड़कियां आज अच्छा कर रही है, मुझे बहुत खुशी की बात है। तो पॉसिबिलिटीज है, यू कैन अचीव एवरीथिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, घर बैठे बैठे कहीं से भी। तो प्लीज़ कुछ ऐसा करिए वाह, जो समाज के लिए और समाज से देश के लिए और सबका नॉलेज रखिए, आजू का बाजू का, जियो पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स का, तुमको राइट है, हर चीज़ का नॉलेज रखना। वाह वाह, थैंक यू सो मच। पर आखिर में हमेशा एक पॉडकास्ट खत्म होने के पहले हम एक चीज़ कहते हैं जिसके आधारित ये पॉजिटिव टॉक शुरू हुआ है। लेट्स टेक भारत टू अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे। हाँ, ओह दैट्स अमेजिंग, बहुत बहुत सुपर। थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।